हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई, आप लोगों से ज्वाइन हो गया, बाकियों से क्यों नहीं होता? सर पता नहीं क्या मसला होता है। जी सर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम एक नए सवाल के साथ अपनी क्लास का आगाज करेंगे। और जैसा कि मैंने बताया था कि हमारा जो आज का टॉपिक होगा दैट इज डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी फ्रॉम लायबिलिटी। तो इसका जो सवाल होगा वो इस तरह से होगा कि क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन, साथ साथ लिखिएगा, एक्सप्लेन हाउ a surety will be discharged from his liability। ठीक है ना, ये इसका बेसिकली सवाल होगा, एक्सप्लेन हाउ a surety discharged from his liability। अच्छा, आप में से जो भी आ रहे हैं ना, आप अपने नाम के साथ आइए। जैसे ओबो A7 लिखा हुआ है 2018 A71, बेटा इसको रीनेम करके अपना नाम लिखिए। जो भी आ रहे हैं, और साथ में ना प्रेजेंट लिखते जाएं चैट में। इस तरह आपकी अटेंडेंस भी मेरे पास जो है ना वो रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली होती रहेगी। अपने नाम के साथ आइए। ओप्पो बेटा, आप अपना नाम चेंज करें। ये तो नहीं रखा होगा ना पेरेंट्स ने नाम ओप्पो? क्या नाम रखा है आपका पेरेंट्स ने, वो रखें इसमें। और जो है जैसे मैंने बताया, प्रेजेंट आप लिखते हैं चैट में, तो ये खुद ब खुद जो है ना आपकी अटेंडेंस का रिकॉर्ड हमारे पास मेंटेन होगा। सही है। और आई होप सो कि बाकी भी जल्द हमें ज्वाइन करें। सही, चलें बारना उन्हीं बात को तो फिर आगे लेके चलेंगे। ओके, तो श्योरिटी कौन होता है ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले, ठीक है ना, कि श्योरिटी वो बंदा होता है जो जमानत लेता है लोन लेने वाले की। ठीक है ना, वो ये कहता है कि भाई जो भी बंदा लोन ले रहा है उसके बारे में कहता है कि ठीक है मैं इसकी गारंटी लेता हूँ एंड आई एम रिस्पॉन्सिबल। अगर ये कुछ करता है या कोई जो है वो नई लोन पे करता है तो आई एम रिस्पॉन्सिबल और मैं उसका जिम्मेदार हूँ। ठीक है ना, ओके। अच्छा जी, तो एक बंदा है जिसको लोन चाहिए। अब क्या होता है, लोन जब तक नहीं मिलता जब तक उसके पास कोई श्योरिटी ना हो। ठीक है ना, अब उसके पास एक श्योरिटी था और श्योरिटी की वजह से उसको क्या होगा, श्योरिटी की वजह से उसको लोन मिल जाएगा, राइट। अच्छा जी, अब श्योरिटी की वजह से लोन तो मिल गया, व्हाट नेक्स्ट। अब लोन कई तरह के होते हैं। एक फैसिलिटी होती है जिसे कहा जाता है रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी। अब ये रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी क्या होती है कि ये होता है 6 महीने के लिए या 1 साल के लिए, और उसके बाद वो एक्सपायर हो जाता है। जब वो एक्सपायर हो जाता है उसको दोबारा एग्रीमेंट किया जाता है, दोबारा से वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, इसी तरह बहुत सारे जो बिजनेस होते हैं ना वो मुसलसल लोन ले रहे होते हैं कि एक बार लोन लिया, दोबारा लोन लिया, तीसरी बार लोन लिया, तो मुसलसल उनका एक लोन पूरा होता है वो दोबारा लोन लेते हैं। ठीक है ना, तो श्योरिटी ने पहली बार जब लोन लिया श्योरिटी कहता ठीक है जी मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जब दोबारा लोन हो रहा हो तो वो जो गारंटर है, जो श्योरिटी, वो ये कहे कि नहीं भाई अब मैं जो है इस लोन से बाहर आना चाहता हूँ। द क्वेश्चन इज हाउ, फिर वो कैसे बाहर आ सकता है उससे। ठीक है ना, तो ये आज हम पढ़ें कि किस तरीके से श्योरिटी की जो लायबिलिटी होती है वो खत्म हो सकती है। ठीक है ना, अच्छा
पहला तरीका क्या है, नोटिस ऑफ डिस्चार्ज। इसमें लिखा हुआ है कि वंस द क्रेडिटर हैज गिवन द लोन आ स्पेसिफिक गारंटी, देखें म्यूट रखें अपने आप को, वैसे तो मैंने अब आप खुद अपने आप को अनम्यूट नहीं कर सकेंगे, मैंने बंद कर दिया। किसी को भी कोई सवाल पूछना है वो रेज हैंड कर सकता है या चैट में लिख सकता है। यू हैव टू ऑप्शन, राइट। आयशा ने भी ज्वाइन कर लिया, देखें हो गया आयशा का ज्वाइन, लेकिन वो एक बच्ची है, उसका बेचारी का नहीं हो पाता, आई डोंट नो उसका नाम क्या है, अल्लाह खैर करेगा। खैर, तो पहला तरीका क्या है, ये बहुत ही अहम सवाल है, बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है ये पास्ट पेपर्स में। नेक्स्ट क्लास से पहले शायद मैं आपको कुछ भेजूंगा तस्वीरें वगैरह पास्ट पेपर्स की, ताकि आपको अंदाजा हो कि हमने कौन कौन से सवाल पढ़े और ये कौन कौन से ईयर्स में आए हुए। अच्छा, once the creditor has given the loan, a specific guarantee cannot be revoked, but according to section 130 of Contract Act, a continuing guarantee may at any time be revoked by the surety as to further transaction by a notice to the creditor। ठीक है ना। अब बड़ा आसान वैसे जुमला लिखा हुआ है, उर्दू में समझाता हूँ मैं आपको कि एक होती है कंटिन्यूइंग गारंटी। कंटिन्यूइंग गारंटी क्या होती है, हर ट्रांजैक्शन की अलग गारंटी होती है। 1 लाख की ट्रांजैक्शन अलग गारंटी, 2 लाख की ट्रांजैक्शन अलग गारंटी, 1 करोड़ की ट्रांजैक्शन हो रही है तो उसकी जो गारंटी होगी वो बिल्कुल अलग होगी। अच्छा, अब क्या हुआ, एक गारंटी, दूसरी गारंटी, तीसरी गारंटी। अब इसका क्या किया जाए, इसका सोल्यूशन ये है कि भाई अब आज की जो ट्रांजैक्शन हुई, ठीक है जी मैं उसका जिम्मेदार हूँ। अब मैं आज ही आपको बता रहा हूँ कि अगर कल या 1 महीने बाद जो ट्रांजैक्शन होने वाली है मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं आपको यानी कि जो फ्यूचर में ट्रांजैक्शन होने वाली मैं उसको पहले से ही आपको मना कर दूंगा कि अब जो फ्यूचर में ट्रांजैक्शन होगी आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट ट्रांजैक्शन, मैं उस ट्रांजैक्शन के लिए जिम्मेदार नहीं हूं। सही। तो once the creditor has given the loan, a specific guarantee cannot be revoked, but according to section 130 of the Contract Act, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंटिन्यूइंग गारंटी में आप रिवोक कर सकते हैं। अगर लोन एक ही बार ले लिया और आपने गारंटी ले ली तो आप उसको खत्म नहीं कर सकते। अच्छा, अब इसमें जो है वो एक एग्जांपल दी गई, थोड़ा सा पढ़ते हैं इसको। अब देखें, इसकी एक एग्जांपल है, A promises to discount bill of exchange or for B. C guarantees to A for 12 months the payment of all such bills to the extent of 500,000. A discounts bill for B of 200,000 during the first 3 months. At that time, C revokes the guarantee. This revocation discharges C from all liabilities to A for any subsequent discount, but C is liable to A for the 200,000 on default B. अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, देखें इसका मतलब ये हुआ कि जो गारंटी ली है बंदे ने, ठीक है ना, वो जिम्मेदार है। किस एक्सटेंट तक वो जिम्मेदार है, सिर्फ वो इस हद तक जिम्मेदार है कि उसकी डिस्चार्ज होने से पहले या उसके मना करने से पहले कि अब मेरी कोई आने वाले वक्त में गारंटी नहीं है, जितना लोन हो गया उसका तो वो जिम्मेदार है, उससे आगे वो जिम्मेदार नहीं है। ये इसमें बेसिकली बताया गया, ठीक है ना। मैं कहाँ पे पढ़ रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, ए प्रॉमिस टू डिस्काउंट, ये नजर आ रहा होगा ना आपको, ठीक है ना। अच्छा, तो जितना हो गया उसका जिम्मेदारी है, फ्यूचर के किसी भी काम की जिम्मेदारी नहीं। नंबर 2, डेथ ऑफ श्योरिटी। अब देखें, एक होता है बोरोवर और एक होता है गारंटर। जब कोई गारंटर होता है, ठीक है ना, अगर कोई गारंटर है उसकी जो लायबिलिटी है, गारंटर की लायबिलिटी उसके मरने के साथ साथ खत्म हो जाती है, ठीक है जी। लेकिन गारंटर की लायबिलिटी उसके मरने के साथ साथ खत्म तो हो जाती है, लेकिन जिम्मेदारी खत्म नहीं होती किसकी, अगर वो बंदा जो है, एक मिनट यार, एक बंदा मुझे कॉल कर रहा है, आया है एसी। अच्छा, कहाँ से बॉक्स आते हैं,
तो गारंटर अगर कोई गारंटी ले लेता है और अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी सारी की सारी गारंटीज ऑटोमेटिकली उसके डेथ के साथ साथ, उसकी मौत के साथ साथ तमाम की तमाम गारंटीज क्या हो गई, खत्म हो गई। अच्छा, तो ये कहानी क्या है, ये है मौत की कहानी। अच्छा, अब कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 क्या है कि अगर वो बोरोवर है, वो मर जाता है, ठीक है ना, यानी कर्जदार का कर्ज उसकी मौत के साथ खत्म नहीं होता कानूनी तौर पर, ठीक है ना। यानी कि अगर कोई बंदा उधार लेकर मर जाता है तो उसके मरने के बावजूद भी उसका उधार बाकी रहेगा, वो उसके कानूनी वारिसीन से मांगा जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी को बेच कर लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कर्जदार था तो उसका कर्ज अभी खत्म नहीं हुआ उसके मरने के साथ साथ। लेकिन अगर गारंटर मर जाए तो गारंटर की गारंटी खत्म हो जाती है उसके मौत के साथ साथ। अरे बस, तो बोरोवर की कहानी अलग होती है, गारंटर की कहानी अलग होती है। कुछ दिनों पहले हमारा एक क्लाइंट था, उसकी डेथ हो गई, तो उसके भाई आ गए कि भाई मर गया तो लोन खत्म हो जाना चाहिए। हमने बोला नहीं, उसकी प्रॉपर्टी हमारे पास है, उसका लोन था 50 लाख का, प्रॉपर्टी 4 करोड़ की, हम वो बेच के पैसे लेंगे, आप जाए, आप मत दें, आप जाए। तो हमने उसको भेज दिया, वो थोड़े दिनों में खुद ही पैसे लेकर आ कि लाओ यार प्रॉपर्टी दो यार। क्यों? क्योंकि भाई आपको पता है वो प्रॉपर्टी जो है वो 4 करोड़ की थी, 50 लाख देकर 4 करोड़ की प्रॉपर्टी ले गया उसको, और क्या चाहिए। अच्छा, क्योंकि वो कानूनी वारिस था, हमने उसको बताया, उसने दे दिए पैसे, तो हमने उसकी प्रॉपर्टी दे दी। तो डेथ ऑफ श्योरिटी है। सेक्शन 131 ये कहता है of the contract provides that in the absence of a contract to the contrary, death of surety operates such as a notice of revocation of the continuing guarantee as to the transaction after the date of his death। ठीक है जी, यानी ऑटोमेटिकली क्या होगा, ऑटोमेटिकली उसकी जो गारंटी थी वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। जैसी डेथ हुई, डेथ से पहले पहले जो उसकी ट्रांजेक्शन होगी उसका वो जिम्मेदार था, डेथ के बाद जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी, डेथ के बाद जितनी भी ट्रांजेक्शन होगी उसका वो जिम्मेदार नहीं होगा, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट, चेंज इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 133 states that any variance made without the surety's consent in terms of the contract, यानी कि चेंज इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिन टर्म्स पर उस बंदे ने कॉन्ट्रैक्ट किया था, अगर आप उसकी टर्म्स को चेंज कर दें, ठीक है जी, उसमें यानी कि पूरे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर कोई एक भी चेंज आ जाए तो वो कॉन्ट्रैक्ट पिछला क्या हो जाएगा, वो पिछला कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। तो चेंज इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इससे भी जो श्योरिटी है उसकी लायबिलिटी डिस्चार्ज हो जाती है। मिसाल के तौर पर उसने साइन किया था 5 लाख पे, आपने 5 लाख में उसकी गारंटी थी, आपने उसको 5 की जगह 7 लाख रुपए दे दिए। अब देखें, 5 की तो गारंटी ली थी उसने, आपने एक्स्ट्रा कितने दिए, सिर्फ 2 लाख रुपए। लेकिन आपके 2 लाख एक्स्ट्रा देने की वजह से, आपके 2 लाख एक्स्ट्रा देने की वजह से उसकी जो गारंटी खत्म होगी वो पूरे के पूरे में से निमट जाएगी। यानी अब जो 5 लाख का जिम्मेदार था, अब उसका भी जिम्मेदार नहीं रहा। क्यों? क्योंकि आपने चेंज कर दिया, 5 लाख की बात हुई थी, आपने 7 लाख दे दिए। अब अगर कल को लेंडर जो उधार दे रहा है, अगर वो ये कहता है कि भाई आपने 5 की तो गारंटी दी थी, अब चलो 5 की गारंटी ले लो, 2 लाख चलो मैं अपने बलबूते पर दे रहा हूं, नहीं, आपने 1 रुपया भी मेरी मर्जी के बगैर उसको दिया है, क्यों? आ रही बात समझ में? तो वो 5 लाख से भी हाथ धो बैठेगा, ये वाली बात है इसके अंदर की। तो सेक्शन 133 ये कहता है कि अगर जरा सा भी कोई चेंज आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तमाम शराइ, तमाम कवायद और ज़वाबित, रिकवरी का पीरियड है 3 महीने में देने थे, 6 महीने में अगर आप दे रहे हैं, ठीक है ना, तो वट एवर कोई भी चेंज अगर आता है तो कहानी खत्म हो जाएगी। सही, अच्छा जी। See guaranteed payments for the goods to be supplied by B2P on a 18 months credit. We allowed only 12 months credit as surety is discharge. इसमें एग्जांपल भी दी हुई है, देखें आपको एग्जांपल में क्या कह रहा है कि वो 18 महीने में उसने पेमेंट देनी थी। अब अगर जो लेंडर है वो कहता नहीं 18 महीने नहीं 12 महीने में पेमेंट दो, क्योंकि वो 18 पे उसने जो ली थी ना जिम्मेदारी, अब आप कह रहे हैं कि नहीं 12 महीने में दो। अगर आप ये कहते हैं कि भाई 12 महीने में मुझे पैसे चाहिए, तो वो जो श्योरिटी था, जो गारंटर था, वो खुद ही डिस्चार्ज हो जाएगा, यानी उसकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, उसकी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी, अब उसकी कोई लायबिलिटी नहीं रहेगी, ठीक है ना। ये इसके अंदर बताया गया।
इस वक्त हम बहुत ही अहम सवाल कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि बड़ा ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आप देखिएगा पास्ट पेपर्स आपके पास आई होप सो होंगे। हाउ अश्योरिटी डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लायबिलिटी, जो देर से है उनके लिए बता रहा हूँ, बिजनेस लॉ के अंदर जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इस वक्त, ठीक है। इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन यू कैन रेज हैंड, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। कोई सवाल आपको कोई बात समझ में नहीं है तो आप पूछ सकते हैं, आगे बढ़ते हैं अपनी बात को आगे बढ़ा। अच्छा जी, तो रिमिशन बाय क्रेडिटर, क्रेडिटर कौन होता है जरा बताए कोई, हु इज क्रेडिटर? जी, एनीवन हु नोज हु इज क्रेडिटर? आप लोग अटेंडेंस लगा दीजिएगा अपने। मटेरियल जो भी शेयर होगा सिर्फ प्रेजेंट जो बच्चे उन्हीं के साथ शेयर होगा। थोड़ा सा हमारा रूल में चेंज आ गया, बच्चे जो ढीलापन दिखा रहे हैं उनसे हम सख्ती से निपटेंगे थोड़ा सा, क्योंकि वो अपने साथ बहुत ज़्यादा ज्यादती कर रहे हैं और वो चीज़ें जो है वो पढ़ नहीं रहे हैं, तो ये गलत है, ठीक है ना। तो यू नीड टू बी वर्ड बाय योरसेल्फ। प्रेजेंट लगा दें चैट में जाके तो ऑटोमेटिकली आपकी अटेंडेंस लग जाएगी। हाँ, जो क्लास ले रहे हैं उनको मैं ज़रूर अभी सेंड कर दूंगा आपके आगे, ठीक है। सो आई आस्क अ क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, हु इज क्रेडिटर? तो कोई बताए? अब्दुल हन्नान, आप बताइए क्रेडिटर कौन होता है? अरीबा फातिमा एंड आयशा, फरहीन, मदीहा, कोई भी बताया जरा। मिसबा, नगीना। नोकिया 3 बेटा अपना नाम चेंज करें और अपना नाम से आइए, ठीक है, so that it will be recorded। आप चैट में प्रेजेंट जरूर लिखें कम से कम, अगर आपने कुछ भी नहीं कहना है, ताकि इसका रिकॉर्ड मेंटेन हो कि आप में से कौन जो है वो प्रेजेंट था आज की क्लास में। जी, अरीबा ने जवाब दिया है कि जिस पर उधार हो वो क्रेडिटर होता है। बाकी लोग क्या कहते हैं इस बारे में, बताया जरा कोई। जी, हु इज क्रेडिटर? नोकिया 3, आप बताइए, हु इज नोकिया 3? हेलो, रिदा भी हैं हमारे साथ। रिदा, क्या आपको मेरी आवाज आ रही? फरहीन ने, जी फरहीन क्या कहती हैं आप? अनम्यूट मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, मैं अनम्यूट योरसेल्फ, ये मैंने ऑप्शन दे दिया आपको, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। से पे करने हो उसे कहते हैं ना क्रेडिटर। जिसे पे करने हो? जी नो, नहीं ऐसा नहीं। जी अरीबा सर, फातिमा। जिसके ऊपर कोई भी लायबिलिटी हो? नो यार, आप लोगों को क्रेडिटर नहीं पता, तुम लोग सर बीकॉम पार्ट उधार टू में होता आए है कैसे? जिस पर सर उधार किसने होता है तुम्हें जिस पर एडमिशन वही दिया होता है बीकॉम पार्ट टू में? क्रेडिटर। सॉरी मैंने नहीं सुना, दोबारा बोलिए। कौन बोला? सर मदिया? जिसको उधार पे करना होता है वो होता है ना क्रेडिटर। नहीं बेटा, वो डेप्टर होता है। नहीं, मतलब जिसका पे करना होता है वो। हाँ, जिसका पे करना, यानी कि जो उधार देता है, उधार देने वाला क्रेडिटर होता है। क्रेडिटर होता है। जी जी, उधार सॉरी देने सर, वाला। वर्डिंग्स का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। ओके ओके, देखें अल्फाजों की तो सारी कहानी होती है। आपको पता है शादी के बाद 3 अल्फाज अगर मर्द बोलते तो क्या हो जाता है? सब कुछ खत्म हो जाता है, ठीक है ना। तो और एक नुक्ते का कितना फर्क होता है, शायद मैंने आपको कभी बताया आप में से किसी को कि प्यार और प्याज, एक नुक्ते का फर्क होता है। प्यार से सब्जी पर सालन की तरफ चले जाते हैं आप, ठीक है ना। तो वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, छोटा छोटा जो लफ्ज होता है वो बड़ी वैल्यू रखता है। चलें जी, आपने सुन लिया, तो थोड़ा बहुत इंटरेक्शन होना चाहिए ना, ताकि अगर कोई मतलब कोई सवाल अपने बच्चे के साथ, तो आप कोई आस्क क्वेश्चन, आई लव इट कि अगर कोई बच्चा कोई सवाल करे। अच्छा, तो आगे चलते हैं। तो सर हमने आपको आंसर दिया, देख लें। हाँ मैंने देख लिया। सही है, सही है सर, आंसर सही था। आप कौन बोल रहे हैं पहले आप ये बताइए। सर मैं नगीना। हाँ नगीना, अ पर्सन और अ कंपनी टू होम मनी इज अलाउड, यस। क्रेडिटर जो है वो उसको भी कह सकते हैं, बिल्कुल सही आपने कहा। अच्छा आगे चलते हैं।
तो नगीना आपकी आवाज यहाँ चेंज लग रही है मुझे। जी सर चेंज ही लगती है। ओके। अच्छा, रेमिशन बाय क्रेडिटर। तो क्रेडिटर आपको पता है इसका कौन है? क्रेडिटर वो है जिसने आपको उधार दिया, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर मैं क्रेडिटर हूं, मैंने आपको उधार दिया। अब मैंने देखा कि आपके हालात ठीक नहीं है, लॉकडाउन की वजह से आपका कारोबार बंद है, मुझे रहम आ गया, मैंने आपको दिए थे 10 लाख रुपए। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि 10 लाख की जगह आप मुझे 5 लाख रुपए दे दो, 5 लाख रुपए मैं आपको माफ करता हूं, सही है। तो दिस इज कॉल्ड रेमिशन बाय क्रेडिटर। तो अगर क्रेडिटर यानी कि लोन देने वाला जिसने आपको उधार दिया है, अगर वो ये कह दे कि जाओ मैंने माफ किया, तो आप अपनी जिम्मेदारी से सबकदोश हो जाओगे, अपनी जिम्मेदारी से डिस्चार्ज हो जाओगे, आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। तो ये भी एक तरीका है अपनी जिम्मेदारी से खत्म हो जा, अपनी जिम्मेदारी का एंड हो जाने का, कि जिसको आपने उधार दिया था वो अपनी जो जिम्मेदारी है, अगर वो कहता है कि ठीक है यार बस छोड़ो, तुम सिर्फ 5 लाख दे दो, तुम्हारे हालात सही नहीं है, मैं 5 लाख रुपए तुम्हें माफ करता हूँ। ऐसे बंदे बड़े कम हो गए पाकिस्तान के अंदर या दुनिया के अंदर, लेकिन बहरहाल आज भी मैं समझता हूँ ऐसे लोग मौजूद हैं, ठीक है। सो द रेमिशन बाय क्रेडिटर। अच्छा जी, तो according to section 134 the surety is discharged by any contract between the creditor and the principal debtor by which the principal debtor is released. अच्छा, next, discharge of principal debtor। अच्छा, तो डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेब्टर ये क्या होता है? दिस इज व्हाट सेक्शन 134 further provides that the surety is discharged by any act or omission of the creditor, the legal consequences of which discharge the principal debtor। यानी कि अगर कोई ऐसे कोई गलत काम कर दे उधार देने वाला, तो आपकी जिम्मेदारी क्या हो सकती है? खत्म हो सकती है। मिसाल के तौर पर आजकल जो है ना, जबान की कोई वैल्यू नहीं रही। पहले जमाने में कहा जाता था कि जबान से बेटियां पराई हो जाती हैं, और हमने जबान दे दी, अब हमने एक बार कह दिया तो अब हम उससे मुकर नहीं सकते, हम पीछे नहीं हट सकते। आजकल के जो लोग हैं ना, एक एक बंदे के मुंह के अंदर एक एक 100 से भी ज्यादा जबानें मौजूद हैं। आज वो कहेंगे कुछ और कल कहेंगे कुछ और परसों कहेंगे कुछ। तो बहुत ज्यादा लोगों के अल्फाजों पर ना वो एतबार नहीं रहा जो पहले हुआ करता था, सही है। अब लेट सपोज मैंने जो है उधार लिया एक बंदे से, उसके पास मैंने ज्वेलरी रखवाई। अच्छा, वो ज्वेलरी बहुत ही कीमती थी, उसने मुझे दिया 2 लाख, वो ज्वेलरी थी 15 लाख की। अब उसकी नीयत खराब हुई उस ज्वेलरी के ऊपर, क्योंकि उसने मुझे लोन दिया हुआ था, मैंने उसको गिरवी रखवाया था, प्लेज कराया हुआ था। अब लेट सपोज अगर वो उसने बेच दिया, कुछ कर दिया, तो अब मेरी जिम्मेदारी तो होगी खत्म। अब मैं उससे उल्टा डिमांड करूंगा कि भाई मेरी ज्वेलरी दो। अगर कोई भी गलत काम क्रेडिटर कर दे, देखें होता क्या है आजकल, आप किसी की भी नीयत पर जो है ना आप भरोसा जो है वो नहीं कर सकते, सही है ना। आज उन लोगों के सामने वाले की जो है वो क्या इंटेंशन है क्या नहीं है। अच्छा, ये यहाँ पर रोके, एक मैं और आपको बात बताना चाहूंगा। आप लोग ना अपनी जीमेल आईडी मुझे जरूर दीजिएगा, ठीक है ना। जीमेल आईडी एक दीजिएगा मुझे, सिर्फ जीमेल वाली आईडी होनी चाहिए। उससे ये होगा कि मैं वीडियो आप लोगों से जब शेयर करूंगा, तो मैं वो जब वीडियो में आपका ईमेल एड्रेस डाल दूंगा, तो ओनली द पर्सन जिसका मैं ईमेल उसमें ऐड कर दूंगा वही उसको देख पाएगा। तो मैं आपको भेज दूंगा सबको। तो मेरे व्हाट्सएप पर अपने नाम के साथ जो सब प्रेजेंट है तो अपना ईमेल भेज दीजिएगा, तो इंशाल्लाह ये मैं भेज दूंगा आपको, उसकी वीडियो भेज दूंगा, आज ही भेज दूंगा। ओके, तो डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेब्टर आपने सुन लिया। अच्छा, इसमें एक एग्जांपल देखते हैं हम। ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू बी टू बिल्ड अ हाउस फॉर हिम फॉर अ स्टेटेड सम and within the stipulated time, for which the necessary material shall be supplied by B himself. C guarantees the performance by A, B fails to supply the material, and C is discharged from suretyship. अब इसमें क्या बताया गया है कि A ने कॉन्ट्रैक्ट किया B से, ठीक है ना। थोड़ा सा टेक्निकल है, इसमें 3 बंदे हैं दरअसल, तो स्लो करके इस एग्जांपल को हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी से कि ए जो है वो बी को घर बनाकर देगा एक खास टाइम के अंदर। अच्छा बी ही जो है मटेरियल भी सप्लाई करेगा।
सी ने गारंटी ली थी ए की परफॉर्मेंस की। अब बी का हाउस बनना था, लेकिन जो सामान तो सारा वो भी बी नहीं देना था, सामान घर बनाने के लिए। अब लेट सपोज अगर बी ने सामान देना था, अगर वो बी वो सारा सामान जो के घर की कंस्ट्रक्शन की चाहिए, सरिया बजरी वगैरह वट एवर जो कुछ चाहिए, अगर वो नहीं दे पाता, ठीक है, अगर वो नहीं दे पाता तो बी का घर तामीर होना था, बी ही अगर सारा सामान नहीं दे पाता है तो ए और बी की जो गारंटी थी या सी की जो गारंटी थी वो खुद ब खुद खत्म हो जाएगी, क्योंकि बी अपनी बात पर अमल नहीं कर सका, तो सारी की सारी कहानी क्या होगी, खत्म होगी। तो यानी कि ये गारंटी जो थी ना, ये प्रिंसिपल डेप्टर के ऊपर आई नहीं, मतलब क्योंकि उसकी तो जिम्मेदारी तो जब बनती है ना, जब उसको सामान दोगे तो भाई मुझे अगर फर्नीचर बनाने का कहा गया और ये कहा गया है कि लकड़ी मैं खुद दूंगा, अब जब तक सामने वाला मुझे लकड़ी नहीं देगा तो मेरा तो कोई काम ही नहीं है। आ रही बात समझ में आपके? तो यहाँ पर ये बताया गया कि अगर क्रेडिटर अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता है तो डेब्टर की भी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। अगर बिल्कुल कंक्लूड करके एक जुमले में आपको बता रहा हूँ कि अगर क्रेडिटर यानी कि उधार देने वाला, सामान देने वाला, फैसिलिटीज देने वाला अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता है तो सामान लेने वाला भी अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेगा। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। Arrangements without surety's consent. According to section 135, a contract between the creditor and principal debtor by which the creditor A promises to settle the matter by giving some concession, B promises to give time to the principal debtor or promises to not to sue the principal debtor, discharge the surety unless the surety assent to such contract. सेक्शन 135 की हम बात कर रहे हैं। इस सेक्शन में क्या बात आ गई है? इस सेक्शन में ये बात आ गई है कि कोई भी एग्रीमेंट होता है या अरेंजमेंट्स होते हैं बोरोवर और लेंडर के दरमियान, क्रेडिटर और डेब्टर के दरमियान। तो ये बात आपके जहन में होनी चाहिए, क्रेडिटर उधार देने वाला, डेब्टर उधार लेने वाला, ठीक है ना? ये दो बंदे हैं, क्रेडिटर है और एक डेब्टर है, दोनों की बात आपने सुन ली है। अब अगर जो है, ठीक है ना, according to section 135, a contract between the creditor and the principal debtor by which the creditor discharge the surety unless the surety assented to such contract. इसमें बताया गया कि कोई भी अगर डेब्टर और क्रेडिटर के दरमियान गारंटर को बीच में शामिल किए बगैर अगर कोई भी जो है बात होती है, गारंटर को शामिल किए बगैर अगर कोई भी बात होती है तो वो गारंटर बीच में से खुद ही दामन झाड़ देगा, साइड में हो जाएगा, क्योंकि आपने उसको बीच में बुलाया नहीं। वो बोलेगा मुझे तो पता ही नहीं कि आप दोनों के दरमियान क्या बातें चल रही हैं, आप दोनों के दरमियान क्या एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, मुझे पता नहीं है। जब मुझे पता नहीं है तो मेरी भी कोई जिम्मेदारी भी नहीं है। सही है जी? ओके, तो ये बात हो गई। यहाँ पर तीन कंडीशन उन्होंने लिखवाई है। एक कि प्रॉमिस टू सेटल द मैटर बाय गिविंग सम कंसेशन, यानी कि पहले पॉइंट में क्या कह रहा है कि आपने उसको डिस्काउंट दे दिया, चलो ठीक है यार तुम 10 लाख नहीं दे पा रहे, 9 लाख दे दो, 8 लाख दे दो, व्हाटसोएवर, कोई भी आप उसको कंसेशन देते हैं, टाइम देते हैं उसको 2 महीने की जगह चलो 1 महीना और ले लो। अब पता चला आपने गारंटर को बताया नहीं और बोरोवर ने रो पीट के आपसे 1 महीना और ले लिया और उस महीने में उसने अपना पासपोर्ट तैयार किया, अपना टिकट लिया और वो कहीं ऐसे मुल्क जाकर बैठ गया कि जहां से वापसी उसकी पॉसिबल नहीं है, राइट? तो promises do not to sue the principal debtor, और उसने अगर कोई वादा कर लिया ठीक है मैं आपको आप पर केस नहीं करूंगा, मैं तो गारंटर पर ही केस करूंगा, वही मेरा दुश्मन है, ठीक है ना? तो ऐसी भी कोई यानी कि अब कभी कभी ऐसा होता है कि कोई गारंटी ले लेता है और क्रेडिटर और डेब्टर आपस में कोई मुआयदा कर लेते हैं कि गारंटर को फंसाते हैं। इस तरह की चीजें भी होती हैं। ये भी मैं खुद बताते खुद मैं आई विटनेस उसका कि हुआ ये कि एक भाई था जो कि कैरेक्टरलेस था, उसके हालात सही थे और उसका एक और भाई था रहमदिल। हर घर में तो नहीं कहेंगे लेकिन बहरहाल काफी जगहों पर ऐसा होता है कि कोई भाई बहुत ही अच्छे मिजाज का होता है और बहुत ही नेक साफ सुथरा, और दूसरा जो है उसी का भाई होता है सगा, लेकिन वो बहुत ही बिल्कुल ही
विलन टाइप होता है। फिल्मों में भी आपने बहुत ज्यादा इस तरह की चीजें देखी होंगी। तो अब हुआ क्या कि मैं अपना खुद का बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं शायद आपको पता ही है, जिसको नहीं पता तो सुन ले। तो मैं लीगली ये सारे मामला देखता हूँ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ऐसा मैंने देखा कि लोन हुआ, हालात खराब थे एक भाई के, तो दूसरे भाई ने पता है क्या किया, दूसरे भाई ने अपनी जाती प्रॉपर्टी, यानी कि दूसरे भाई की प्रॉपर्टी थी, उस भाई ने अपने भाई पर रहम करके अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखवाकर उस भाई को कर्ज दिलवा दिया जिसके हालात सही नहीं थे। अब क्या हुआ, वक्तन तो वो बड़ा अच्छा रहा अपने भाई के साथ। अब उसके जहन में ये बात है कि भाई देखो, प्रॉपर्टी तो फला भाई की, मेरा तो कुछ भी नहीं जाएगा, तो मैं क्यों दूं। उसने क्या किया, उसने दिया ही नहीं पैसा, वो उधार लेकर भी खा गया और प्रॉपर्टी दूसरे भाई की नीलामी पर चली गई, और फिर उसने दोबारा कहीं कहीं से जोड़ जाड़ के पैसे दिए। तो इस तरह की भी कहानी हो सकती है। अब ऐसी कहानी में तो श्योरिटी बच ही नहीं सकता, क्योंकि उसने अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखवा दी। लेकिन सिर्फ जबानी कलामी अगर कुछ है और सिर्फ एनआईसी की कॉपी और सिग्नेचर है, तो आप बाहर आ सकते हैं उससे, सिर्फ ये बताकर कि कोई चेंज है अगर उसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट, क्रेडिटर इंपेयरिंग श्योरिटीज रेमेडी, ये भी थोड़ी डिफरेंट सी कहानी है। Section 139 states, if the creditor does any act which is inconsistent with the rights of the surety, or omits do any act which his duty to the surety requires him to do, an eventual remedy of the surety against the principal debtor is thereby impaired, the surety is discharged। यानी कि देखें, क्रेडिटर की भी ना कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, बहुत कुछ दिन हो गए, थोड़ा सा मैं रिकॉल करना चाहूंगा। बल्कि मैं आपसे पूछता हूँ ना, हाँ ना, बहुत देर हो गई आपसे कुछ पूछे नहीं। टाइम बार्ड किसे कहते हैं? यस, टाइम, BARRED। दिस इज टाइम बार्ड, आपने नजर आ रहा होगा, ये लिखा मैंने, दिस इज व्हाट आई रिटन, टाइम बार्ड। तो माय क्वेश्चन गोज टू ऑल ऑफ यू, व्हाट इज टाइम बार्ड? कोई भी अपने आप को अनम्यूट करके बता सकता है, तो जरा मुझे बताइए, व्हाट इज टाइम बार्ड? जी, व्हाट इज टाइम बार्ड? हेलो, बताओ यार, क्या हो गया? सांप सूंघ गया क्या है? ओके, हमारी क्लास के इकलौते लड़के अब्दुल हन्नान, तुम बताओ। आवाज आ रही है मेरी, नहीं आ रही है आप लोगों को? हेलो, अच्छा कोई और बताए, एनीवन? इस्मा, फरहीन, आयशा, कोई बताओ यार। तो ये रिकनेक्टिंग भी नाम का बंदा आया कोई। अबे भाई, अल्लाह के बंदो, अपने नाम लिखो, ताकि मैं तुम लोग को वीडियो तो भेजूंगा ना। ये नोकिया 3 को भी मैंने बोला है अपना नाम रिकनेक्टिंग। ऐसे भी नाम रखते हैं क्या पेरेंट्स? हैं जी? अरीबा, फातिमा, आप भी बता दें। आयशा, फरहीन, मदीहा, व्हाट इज टाइम बार्ड? हेलो, हेलो, मदीहा, आपका स्पीकर खुला हुआ है, फरहीन आपका भी, आयशा आपका भी। एनीवन टू से समथिंग? मेरा खान ने चैट में जवाब दिया है कि सुमेरा खान ने चैट में जवाब दिया, सर कोई टाइम पीरियड आपको दिया हुआ हो तो कॉन्ट्रैक्ट का, उसको कहते हैं टाइम बार्ड। नो सुमेरा, ऐसा नहीं। टाइम बार्ड किसे कहते हैं? मुझे लग रहा है आप में से किसी को भी नहीं पता। ठीक है ना, मैं आपको बताता हूँ उसका जवाब। टाइम बार्ड उसे कहते हैं कि जब आपने किसी को कर्ज दिया हुआ हो और उसका वक्त पूरा हो जाए। मैंने पढ़ाया, बकायदा डिटेल में पढ़ाया, मेरी वीडियोस पिछली देखिएगा, आप लोगों के पास आपकी फेसबुक वगैरह के पेजेस में लगी हुई हैं। टाइम बार्ड उसे कहते हैं कि जब आपका वक्त गुजर जाए, यानी कि उधार आपने दिया है
उधार आप उससे डिमांड करने का जो वक्त है, अगर आपका वो वक्त गुजर जाए, उसे कहते हैं टाइम बार्ड। कानून ये कहता है कि अगर आपने किसी को उधार दिया है तो जैसे ही उसका उधार ड्यू हो जाए, मैं मिसाल के तौर पर 2 साल के लिए दिया है, तो जिस दिन ड्यू हो गया उस दिन से लेकर ऑनवर्ड 3 इयर्स, जिस दिन ड्यू हो गया है उससे अगले 3 साल के अंदर अंदर उससे लाजमी डिमांड करो। ड्यू होने के बाद अगर 3 साल तक डिमांड नहीं की गई, ड्यू होने के बाद अगर 3 साल तक डिमांड नहीं की गई, तो जो है उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। आपका पैसा जो था वो टाइम बार्ड हो जाएगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट टाइम बार्ड हो जाएगा, यानी वक्त का गुजर जाना, एक्सपायरी ऑफ पीरियड। अब आप अपने ही पैसों को मांग नहीं सकते उससे, आप उससे डिमांड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपका वक्त क्या हो गया, आपका वक्त खत्म हो गया। इसका स्पेसिफिक पीरियड अरीबा 3 साल ही है, क्योंकि इसका जो पीरियड है वो गवर्नमेंट ने रखा है, यानी कि लॉ ये कहता है, कानून में ये बात लिखी हुई है कि ड्यू होने के सिर्फ 3 साल के अंदर अंदर ही आप अपना पैसा वापस मांग सकते हैं। अगर आपने अपना पैसा वापस 3 साल के अंदर अंदर नहीं मांगा, अब वो पैसे की आपकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, अब वो पैसा बेसिकली खत्म हो गया, कहानी खत्म। ठीक है ना? ये इसमें बेसिकली बताया है। सर ये बताएं, जो कर्जा हंसना जो होता है तो उसका तो टाइम पीरियड ज्यादा होता है ना? कर्जे हंसना, देखिए कर्जे हंसना जो होता है ना, उसकी बिल्कुल ही कंडीशन सारी की सारी अलग होती है। उसकी सबसे पहली कंडीशन ये है कि आपने वो गरीब गुरबा और मसाकिन को देना है, अमीर लोगों को वो लोन नहीं दिया जा सकता। कर्ज हंसना कभी भी अमीर लोगों को नहीं दिया जा सकता, नंबर 1। दूसरी बात उसकी ये होती है कि कर्ज हंसना जो होता है, अगर वो सामने वाला वापस दे सके तो आप लेंगे, अगर नहीं दे सका अब आपने उसको क्या करना है, माफ कर देना है। कर्ज हंसना में इंटरेस्ट भी नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इसके कर्ज हंसना का सिर्फ मकसद ये होता है कि आपको अल्लाह ताला आखिरत में इसका अजर देगा, ठीक है ना, बस यही, और आपके कारोबार में दुनिया में बरकत देगा। इसकी गारंटी हुजूर ने खुद ली है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आप किसी को कर्ज हंसना देते हैं तो अल्लाह ताला आपके कारोबार में जरूर बरकत देगा, ठीक है ना। तो दैट इज समथिंग एल्स। तो वहां पर तो टाइम बार्ड का सिलसिला ही नहीं, क्योंकि अगर वो नहीं दे पाएगा तो वो आप ले ही नहीं सकते उससे। वो तो अगर 6 महीने बाद ही मना कर दे, भले से 3 साल आपके पास हो, आप 50,000 बार उससे डिमांड कर लें, फिर भी वो नहीं देगा तो नहीं देगा, क्योंकि कर्ज हंसना आपने दिया, कर्ज हंसना वापस बाय फोर्स नहीं लिया जा सकता। तो कर्ज हंसना की बात ये है कि बाय फोर्स वो कभी भी नहीं लिया जा सकता, ठीक है। अच्छा, तो टाइम बार्ड आई होप सो आपके पास समझ में आ गई होगी, तो बात आगे बढ़े। यस सर। तो सेक्शन 139 क्या कह रहा है कि मतलब कोई भी अगर उसके अंदर जो है हो गई है, कोई भी चेंज आ गया है, अब श्योरिटी क्रेडिटर उधार जिसने दिया उसकी जिम्मेदारी थी ना, जिम्मेदारी थी कि मांगे। अब अगर वो नहीं मांग रहा है, अब अगर वो नहीं मांग रहा है तो दिस इज नॉट कि भाई नहीं कोई वैल्यू जरूरत नहीं है। अब वो क्रेडिटर की जिम्मेदारी थी कि 3 साल के अंदर अंदर पैसे मांगे, अगर क्रेडिटर ने नहीं मांगा, क्योंकि क्रेडिटर ने नहीं मांगा तो गलती क्रेडिटर की हुई, साथ में गारंटर भी अपनी जिम्मेदारी से फारिग हो गया, अब उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं रही, ठीक है ना। तो ये बात इसमें बताई गई कि क्रेडिटर इंपेयरिंग श्योरिटीज रेमेडी, कि क्रेडिटर ने गलती करी, फायदा किसको हो गया, गारंटर को। तो गलती क्रेडिटर की थी, क्रेडिटर का उधार खत्म हो गया तो ठीक है ना। अरे मेरे मौला, आगे बढ़ते। इसमें एक एग्जांपल दी, वो भी पढ़ता है, ठीक है। ये हमारी मीटिंग एंड होगी और आई विल सेंड अ लिंक अगेन एंड इमीडिएटली आप उसको ज्वाइन कीजिएगा। 2-4 मिनट एक और मीटिंग हम करेंगे इसको। सर सेम लिंक तो नहीं होगा, क्योंकि मैंने एक ही लिंक किया था। मैं अभी कर दूंगा ना, फौरन भेज दूंगा। कोशिश करूंगा कि पासवर्ड यही होगा, आईडी चेंज हो जाएगी मुझे, ठीक है। सर गालिब ने सेम लिंक से दोनों मीटिंग ज्वाइन करी थी अभी। हाँ मुझे पता है। वो असल में मैंने 2 अगर मैं कर देता तो उस वक्त हो जाता, अब पॉसिबल नहीं है बेसिकली। कोई बात नहीं, मैं आपको लिंक दूंगा, उसको क्लिक करेंगे, एक क्लिक पे ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है ना। सर 12 बजे से बैठे